तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो हमारी पायरुविक एसिड बनेगी बच्चे, अब ये पायरुविक एसिड कहाँ बनी है? साइटोप्लाज्म के अंदर बनी है आपके, ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जहाँ पर होगा वहीं पर तो पायरुविक एसिड बनेगी। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड आपकी बन गई। अगर अब वहां पर क्या है, अगर ऑक्सीजन है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा एक सेल की नीड भी होती है, सेल की नीड भी होती है, सेल को क्या उस समय जरूरत है उस पर भी डिपेंड करता है, तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मेनली बात करें किस पे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पायरुविक एसिड फिर किस में एंटर कर जाएगी बच्चे? वो चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चली जाएगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाएगी और लिंक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं आप अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसी पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। वो चली जाएगी किस चीज के लिए? उसका फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा और फर्मेंटेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आ गई सर, यानी जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा है, ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी होगा, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस में ये कॉमन होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होना है, चाहे आप एरोबिक तरीके से तोड़ो या फिर एनारोबिक तरीके से तोड़ो। अगर आप एरोबिक तरीके से तोड़ो तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और यूटीएस चलेगा, और अगर आपने एनारोबिक तरीके से तोड़ा है तो क्या होगा? आपका ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो पायरुविक एसिड बनेगी वो फर्मेंटेशन के लिए चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमें एक बात समझ में आ गया सर, इट इज ए कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अगर आप पूछा जाए लेकिन बताओ ग्लाइकोलिसिस खुद क्या है, ठीक है, इसको अगर आपको रखना होगा एरोबिक में और एनारोबिक में, तो किसमें रखोगे आप इसको? तो कहना इट इज इटसेल्फ अ एनारोबिक। याद रखिए बच्चे इसको, अगर इसको खुद को आपको रखना है तो इसको आप रखोगे एनारोबिक में, ठीक है, एनारोबिक में रखोगे। और अगर पूछा जाए तो कहोगे कॉमन पाथवे है, और इसको अकेले किसी एक ग्रुप में रखना है तो कहाँ रखोगे इसको? एनारोबिक पाथवे, एनारोबिक स्टेप बोलोगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसके बाद कहाँ चलेंगे बताओ? अब हम चलेंगे अपने लिंक रिएक्शन में। वहां पर जाने से पहले एक चीज आप सोचो जरा बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, एम क्या है? एटीपी बनाना। क्या बनाना? एटीपी बनाना, ठीक है सर, एटीपी बनाना है। तो अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपसे बताया था कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है, तो एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी बनता है, मैंने आपको बताया था वहां पर। तो जब एक ग्लूकोज से केवल 2 ही एटीपी बनाना है, किसके अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होती है उसकी ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा दोनों एटीपी बन गई कि नहीं बन गई? बताओ। वो तो बनी गई सर। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ही एटीपी बनानी है, और रेस्पिरेशन हम पढ़ ही रहे हैं एटीपी बनाने के लिए, और वो दोनों एटीपी अगर आपने ग्लाइकोलिसिस में ही बना लिया है, तो फिर इस ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन क्यों चलाना है? क्यों? वाई फर्मेंटेशन, जरूरत क्या है इस फर्मेंटेशन की तब? और यहां पर आप एक चीज याद रखना इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, क्या कि आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, और रेस्पिरेशन में केवल आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपसे एनर्जी से रिलेटेड है, जिससे आप एनर्जी बना सकते हो। अभी पता नहीं कितने सारे स्टेप्स हमारे सेल में चल रहे हैं, लेकिन उसको तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे रेस्पिरेशन में। तो इस फर्मेंटेशन को क्यों रेस्पिरेशन में आपने इंक्लूड किया है, जब यहां पर कोई एटीपी नहीं बनने वाली है? कोई एटीपी नहीं बनेगी। आपको समझ में आ गया? यहां पर कोई एटीपी नहीं बनेगी फर्मेंटेशन में, क्योंकि जितना बनना था सब बन चुका है ग्लाइकोलिसिस में। तो इसका आंसर आप दिमाग में रखोगे, मैं जब पहुंचूंगा तो पूछूंगा आपसे, ठीक है। हम जब उस टॉपिक तक पहुंचेंगे तब तक आप उसका देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आपको, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कहां बताओ? अब हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इस पायरुविक एसिड पर अब क्या शुरू कराएंगे? इस पायरुविक एसिड पर ही शुरू होगा लिंक रिएक्शन बच्चे, ठीक है। इसको, इस पायरुविक एसिड को अब तोड़ने के लिए, फर्दर और तोड़ने के लिए लिंक रिएक्शन चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। और यहां लिख लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ये कॉमन पाथवे होता है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब लिंक रिएक्शन देखेंगे बच्चे। तो ये हमारी जो सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई सेल की, और पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? हमारी मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर अभी पायरुविक एसिड बनी है। तो इस पायरुविक एसिड को पहले भेजा जाता है यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये मैट्रिक्स में आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? यहाँ पर इसके ऊपर अब चलेगी लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं बच्चे? तो इस पायरुविक एसिड को कोएंजाइम और एनएडी के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडी प्लस, क्या होता है? इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और अगर हम बात करें तो इस पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है, और एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर 2 कार्बन है। 2 कार्बन है मतलब सर एक कार्बन कम हो गया, और वो जो एक कार्बन कम हुआ है वो रिलीज हो गया CO2 की फॉर्म में। देखो CO2 की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा।
और सर CO2 का रिलीज होना क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, CO2 का रिलीज होना क्या बोला जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और इस दौरान अगर आप देखो तो एक चीज और आपको देखिए क्या, NAD+ कन्वर्ट हुआ है NADH में, यानी इस NAD+ का क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। देखिए NAD+, इससे क्या ऐड हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तब तो ये कन्वर्ट हुआ है ना इसमें, यानी इसका क्या हुआ है, NAD+ का रिडक्शन हुआ। अगर NAD+ का रिडक्शन हुआ है यानी किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, इस पायरुविक एसिड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है, CO2 भी इसी से निकला है, CO2 भी इसी से निकला है और ऑक्सीडेशन भी इसी का हुआ है, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम हो गए। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये सबसे पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहली बार कहां पर हुआ रेस्पिरेशन में, तो आप बोलना लिंक रिएक्शन में। और ये लिंक रिएक्शन कहां चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, अभी देखा हमने, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर, एसिटिल कोएंजाइम है। अब इसके पास केवल दो कार्बन बचे हैं, ठीक है। अब इनको भी हम ब्रेक डाउन कराएंगे, ठीक, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बच्चे 6 CO2 चाहिए। अभी तक कितने CO2 मिले आपको, अभी तक आपको 2 CO2 मिल गए हैं। कितने, 2 CO2। एक आपको दिख रहा है, एसिटिल कोएंजाइम 2 होंगे ना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम, एक पायरुविक एसिड से 1 CO2, तो 2 CO2 2 पायरुविक एसिड से, तो 2 CO2 मिल गए हैं। लेकिन अभी भी 4 CO2 हमें निकालने हैं जो कि इस एसिटिल कोएंजाइम में फंसे हुए हैं। तो अभी एसिटिल कोएंजाइम ए को और तोड़ने के लिए इसको हम डाल देते हैं आगे क्रेब्स साइकिल में। किसमें डालते हैं इसको आप, क्रेब्स साइकिल। और एक क्रेब्स साइकिल कहां चलती है बच्चे, ये भी यहीं चल रही है। कहां पर, यहां देखें, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चल रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी, इसी के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल भी चल रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन को बोलते हैं कि ये हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। बोला जाता है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन, लिंक रिएक्शन, क्योंकि इसने क्या किया है, पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकती है। तो अब हमें देखना है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, तो कहते हैं क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों बोलते हैं इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हैं और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है उस पहले प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं उसके बिहाफ पर हम नाम देते हैं कि C3 है कि C4 है। इसी तरह इसमें क्रेब्स साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है बच्चे, वो है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाई जाती है। इसका जब स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको मिलेगा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे इसके स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसका नाम देते हैं TCA साइकिल। और क्रेब्स साइकिल तो साइंटिस्ट के नाम पर हो गया। सर कहां चलती है क्रेब्स साइकिल, तो वही सर मैट्रिक्स में, सर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्रेब्स साइकिल भी चलेगी इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है क्या होता है सर, ये जो एसिटिल कोएंजाइम में हमने जो बनाया है लिंक रिएक्शन में, वो भी मैट्रिक्स में ही पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया की। और जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन है ये सर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगी, उस एसिटिल कोएंजाइम ए को रिसीव करेगी, उसके साथ बाइंड होगी, उसका कंडेंसेशन कराएगी। और जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम को रिसीव करती है, उससे बाइंड होती है, उसका कंडेंसेशन कराती है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सिट्रिक एसिड। और ये कोएंजाइम यहीं से रिलीज होकर बाहर चला जाता है। और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल का जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने बनाया है वो है सिट्रिक एसिड, और इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, अब ये जो सिट्रिक एसिड हमने बनाई है, ये सिट्रिक एसिड जो है फर्दर इसमें 2-3 स्टेप और चलेंगे। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोएक्वेनेट में, लेकिन वो सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है ये फर्दर 2-3 स्टेप चल के बीच में क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। यानी सर एक बात समझ में आई
कि जब सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो कितने CO2 रिलीज होंगे? एक CO2 रिलीज हो गया। मतलब सर अब हम जो सोचकर चले थे कि हम धीरे धीरे कर कर एक एक CO2 निकाल के 6 के 6 CO2 निकाल देंगे ग्लूकोज के, वो हम काम कर रहे हैं। हमने एक और CO2 निकाल दिया है, किसका? ग्लूकोज का। और जब एक और CO2 ग्लूकोज का निकल गया है तो अब हमारे पास केवल कितने CO2 बचे हुए हैं? सर केवल एक CO2 ग्लूकोज का और बचा हुआ है लिबरेट करने के लिए। सर पहले तो हमने एक ग्लूकोज को क्या किया था बताओ बच्चे? 2 पायरुविक एसिड बनाई थी, इसमें 3-3 कार्बन थे। फिर हमने इनसे क्या किया था? इससे एक CO2 निकाला था, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाया, फिर एक और CO2 निकाल दिया, तो एक ही तो CO2 बचा हुआ है अभी से हमारे पास। तो अब उसको हम कैसे लिबरेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिट्रिक एसिड को हमने कन्वर्ट कर दिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और सर इस प्रोसेस के दौरान CO2 तो रिलीज होगा ही, मतलब क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। और सर इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है सर? एक NADH2 भी प्रोड्यूस होता है। मतलब सर इसमें जो फर्दर 2-3 स्टेप्स जो बीच में आ रहे हैं, उसी स्टेप में क्या होगा सर? एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। और उस ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होंगे उसको कौन रिसीव करेगा? उसको रिसीव करेगा NAD+। और ये NAD+ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर भी होगा। यहां पर भी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होंगे, एक ही स्टेप में नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों प्रोसेस यहां पर भी चलेंगे। ऑक्सीडेशन भी होगा, सिट्रिक एसिड का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्जन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। और ये दोनों अलग अलग स्टेप्स में होंगे। ठीक है, उतना डिटेल हमारी नीट के हिसाब से हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अगर हम एक एक चीजों को यहां से एलिमिनेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे आगे टॉपिक जैसे जैसे चलते जाएंगे हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल पाइल अप हो जाएगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इसीलिए हम जो जरूरत है वहीं पर केवल फोकस करेंगे। तो अब अगर हम बात करें सर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन? 5 कार्बन, मतलब एक और CO2 रिलीज होने के लिए बचा हुआ है। जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। और जब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होती है तो इस दौरान फिर सर CO2 रिलीज होता है। और जब फिर CO2 रिलीज होता है तो फिर क्या हो गया? एक और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ सर। और इस डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ और क्या होता है सर? इस डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि सर वो जो H+ और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं उनको कौन एक्सेप्ट करता है? NAD+। तो यहां पर फिर क्या हुआ सर? फिर यहां पर यहां पर दोबारा से क्या हुआ सर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक बार और हुआ है सर। सर अगर हम यहां पर गौर करें, जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बन जाएगा तो सक्सिनिल कोएंजाइम में बनने के बाद अगर आप देखोगे तो सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर 4 कार्बन है। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनते बनते क्या होगा? जितने भी ग्लूकोज के CO2 थे वो अब रिलीज हो चुके हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं सर। देखिए पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, पहला CO2 लिंक रिएक्शन में दूसरा, फर्स्ट स्टेप में तीसरा, इस स्टेप में सर तीनों कार्बन इस पायरुविक एसिड के रिलीज हो गए। मतलब सर हम जितना भी CO2 निकाल सकते थे इस ग्लूकोज से उतना हम निकाल चुके हैं। और हमें तो बताया गया था कि जब हम इस ग्लूकोज से पूरा CO2 निकाल देंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ ATP बनेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए जितना आपने ATP बनाया था उतना ही यहां पर अभी तक उतनी ही ATP, यानी हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें बोला गया है कि ज्यादा ज्यादा ATP मिलेगी, लेकिन नहीं बनी। या तो हम गलत जा रहे हैं या फिर कुछ और होने वाला है जिससे कि हमारी बची हुई ATP हमें मिल जाएगी। तो हम आगे देखेंगे आगे के स्टेज में ऐसा क्या होने वाला है कि हमारी बची हुई ATP हमें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम यहां पर गौर करें बच्चे तो सक्सिनिल कोएंजाइम यहां पर बन गया। ठीक है सर, ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल तो यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। क्यों क्रेब्स साइकिल हम क्यों सीख रहे हैं बताओ? क्यों चला रहे हैं हम? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसीलिए तो हमने तीनों स्टेप्स पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। किस चीज के लिए पढ़ा हमने बताओ? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और ग्लूकोज तो यहीं पर आते आते पूरी तरह से टूट गया है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इसके आगे इतना हमने क्यों चलना है? क्यों इतना आगे हमें चलाना है इस प्रोसेस को? तो अगर हम बोलेंगे सर इस प्रोसेस को आगे इसलिए चलाना है और चला भी रहे हैं और इस आगे वाली स्टेप्स को हम रेस्पिरेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं,
अभी पता नहीं कितने और प्रोसेस बच्चे हमारी सेल में चल रहे हैं, लेकिन उसको हम रेस्पिरेशन टॉपिक में तो नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज नहीं है हमारी, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन इसको हम क्यों यहीं पर क्यों पढ़ेंगे हम, जो हमारे आगे चलकर किसी काम नहीं आने वाला? इसलिए सर क्योंकि आपने ये जो सिट्रिक एसिड बनाई है, कैसे बनाई है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का यूज करके। और ऐसे ही अगर होता चला गया कि सक्सिनिल कोएंजाइम तक ला लाकर अगर आप छोड़ते चले गए सारे सिट्रिक एसिड को, तो क्या होगा? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो खत्म हो जाएंगे ना सर। फिर ये जो फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, यही नहीं होगा क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं रहेगी। यानी हमारा एक और यहाँ पर काम बनता है सर, हमारा ये फंक्शन, हमारा कर्तव्य है सर कि हम इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ही बना कर दें ताकि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे। तो यानी सर एक बात यहां पर समझ गया आगे कि इसके आगे का जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है? ताकि ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया जाए। हमारा ग्लूकोज तो टूट चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे सर, जब सक्सिनिल कोएंजाइम में जैसे ही आगे चलेगा सर, 4 कार्बन इसमें भी और 4 कार्बन इसमें भी, यानी सर अब कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होना चाहिए सर। इतना हमें समझ में आ गया। यानी अब आगे जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर कितने कार्बन होंगे? केवल और केवल 4 कार्बन होंगे सर। तो पहला जो स्टेप है सर सक्सिनिल कोएंजाइम में, अब इसको हमने कन्वर्ट किया सर सक्सिनिक एसिड में। इस दौरान सर क्या होगा सर? कोई डीकार्बोक्सिलेशन होगा? नहीं होगा सर। लेकिन क्या होगा सर, जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान एक जीटीपी प्रोड्यूस होती है, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है सर, जीटीपी बनता है यहां पर। और ये जीटीपी कैसे बनता है? जीडीपी और आईपी के एडिशन से। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई? सक्सिनिल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है तो इसने ये एनर्जी दी है। लेकिन सर हमारी सेल तो किसकी भाषा समझती है? एटीपी की। तो जैसे ये जीटीपी बनता है उसी तुरंत एक और कपल्ड रिएक्शन चलता है इसके साथ साथ, और उस कपल्ड रिएक्शन में क्या होता है? ये जीटीपी टूट जाती है जीडीपी में, और वो जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी को हम यूज करके क्या करते हैं? एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं उस एनर्जी को, और क्या बना देते हैं? एटीपी बना देते हैं। तो यहां पर हमको समझ में आया सर, जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो इस दौरान एक जीटीपी बनती है। लेकिन उसी बनने के साथ ही साथ क्या करते हैं? इस जीटीपी को हम दोबारा से तोड़ देते हैं जीडीपी में, और जो इसको तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहां यूज कर लेते हैं? उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं एडीपी को आईपी से जोड़ने के लिए और एटीपी बनाने के लिए। तो अगर गौर करोगे बच्चे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर दोबारा क्या हुआ है? यहां पर दोबारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। फॉस्फोराइलेशन हुआ है सर, यहां पर एटीपी बनी है। और एटीपी कैसे बनी है? एटीपी बनी है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन के साथ ही एटीपी बन गई है। और इसी को तो बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो और उसी कन्वर्जन के दौरान वो एटीपी दे दे। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमारे क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ सर? एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हम कराते हैं और एटीपी बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइए देखिए, सक्सिनिक एसिड का क्या करेंगे? तो इस सक्सिनिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूमेरिक एसिड में। और जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो यहां पर आपको गौर देना है, याद रखना है कि हर जगह जब आपका ऑक्सीडेशन हुआ है किसी का और जब रिड्यूस होने की बारी आई है तो कौन रिड्यूस होने के लिए बाहर आता है सर? NAD+ आता है। वो NAD+ इलेक्ट्रॉन और H+ को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस होता है। लेकिन यहां पर जब रिड्यूस होने की बारी आएगी तो यहां पर FAD+ आता है रिड्यूस होने के लिए, ना कि NAD+। और वो FAD+ कैसे रिड्यूस हो गया सर? वो FAD+ सर कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, क्या एक्सेप्ट करके? तो ये सक्सिनिक एसिड जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा और FADH2 में कन्वर्ट होगा, और ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और मैलिक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं। और जब फिर मैलिक एसिड आपकी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो यहां पर दोबारा से क्या होता है सर? मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो किसी ना किसी का रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो कौन आता है रिडक्शन होने के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि NAD+ है, और वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सर हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ ली। सर क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखें सर, गौर करें तो सबसे पहली बात की क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? ये क्वेश्चन आएगा सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं सर? TCA साइकिल। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना है वो सिट्रिक एसिड है और इसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? 3, इसीलिए इसको बोलते हैं सर सिट्रिक एसिड साइकिल। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सर सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है।
और बाकी हमने पढ़ लिया सर कहां कहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा सर, एक यहां पर वो हो रहा है, यहां पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो यहां पर आपसे जो क्रेब्स साइकिल से जो क्वेश्चन आएंगे बच्चे, आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कि एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल के थ्रू, एक ग्लूकोज से थ्रू क्रेब्स साइकिल how many ATP are produced? How many ATP are produced? तो आप बोल देना कितनी एटीपी बनी सर? 2 ATP सर, 2 ATP प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सर एक एसिटिल कोएंजाइम में से एक एटीपी, और एक ग्लूकोज से हमें पता है, एक ग्लूकोज से कितने, 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम है, और एक एसिटिल कोएंजाइम से हमने देखा है ये पूरा कहानी, तो ऐसा एक और के साथ होगा तो 2 एटीपी बनेंगे सर, ठीक है। और जब एक ग्लूकोज जब आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा थ्रू एसिटिल कोएंजाइम ए, तो वो एक ग्लूकोज जब एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्म में जब एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने NADH2 बने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कितने NADH2 बने हैं। तो गिन लेंगे सर, 1 2 और ये 3 तो एक के साथ, और एक ग्लूकोज में कितनी एसिटिल कोएंजाइम है, 2, तो सर 6 NADH2। कितने NADH2 बनेंगे सर? 6 NADH2 बनेंगे सर। सर कितने FADH2 बनेंगे सर? 2 FADH2 बनेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या कर लिया, एक ग्लूकोज का थ्रू क्रेब्स साइकिल हमने 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2 बना लिए बच्चे। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे हमसे बोला गया था कि अगर आपने ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ग्लूकोज को अगर आपने तोड़कर 6 CO2 निकाल दिए, तो ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सब आप निकाल लोगे। और कितनी एनर्जी निकालने की बात हुई थी? 38 ATP निकालने की बात हुई थी। लेकिन अभी तक तो हमने देखा ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमें उसकी आधी भी नहीं मिली, 1/4 भी नहीं मिली, हमें उतनी सारी ATP मिली नहीं, 1/4 तक हमें ATP नहीं मिली अभी तक। तो यानी अब वो सारी ATP कैसे प्रोड्यूस की जाए जो हमें और पानी है ग्लूकोज से, तो उसके लिए हमारा स्टेप चलता है ETS। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बची हुई ATP है वो हम यहां पर बनवाएंगे ETS प्रोसेस के थ्रू। अब यहां पर ऐसा क्या होगा जिसके थ्रू हमारे पास इतनी सारी ATP मिल जाएंगी? तो देखो हम यहां पर करने वाले क्या है, कैसे ATP बनेगी बच्चे। तो देखो मान लो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, आउटर और इनर के बीच का स्पेस हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स हो गई। ETS में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, ETS में हम क्या करेंगे कि ये जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जितना हम स्टोर कर सकते हैं उतना यहां पर हम H+ आयन स्टोर करेंगे, ठीक है। ऐसा हम एक बार और कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, वही काम यहां पर करना है। यहां पर क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको H+ आयन स्टोर करना है, और इतना H+ आयन स्टोर करना है कि यहां पर इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो किससे ज्यादा हो जाए, वो इस मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाए। और जब इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में H+ आयन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब क्या हो जाएगी, आपके मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे हम, वही याद करो जो हमारा फोटोसिंथेसिस में हमने किया था, एटीपेज एंजाइम की यूज किया का हेल्प लिया था हमने। उसने क्या किया था, उसने F0 और F1 पार्ट होते हैं, F0 रास्ता प्रोवाइड करता है, F1 पार्ट रोटेट करता है। तो अब क्या होगा, वही काम आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है, जब इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में खूब ज्यादा H+ हम इकट्ठा कर लेंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो H+ आयन क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। और जब ये H+ आयन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, F0 पार्टिकल। पता है हमें क्यों, क्योंकि H+ आयन एक पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज है, तो ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता, तो उसको रास्ता चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा, ये चैनल, ये प्रोटीन का काम करेंगे, चैनल रास्ता बनाएंगे इसके लिए, उस रास्ते से क्या होगा, H+ आयन पास करेगा। और जब यहां पर 2 H+ आयन पास होगा बच्चे, 2 H+ आयन पास होगा, तो इस H+ आयन के पास होने से क्या होगा, H+ आयन इधर पास होगा, और ये जो इसके पास होने से जो यहां पर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बना है, वो ग्रेडियंट आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा,
और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से और इनके पास होने से क्या होगा, ये F1 पार्टिकल में चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज, याद है आपको मैंने बताया था वहां पर। और ये F1 पार्टिकल के अंदर जो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तो उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या करेगा, ये आपका F1 पार्टिकल जो रोटेट करेगा, क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। और इसके रोटेशन से क्या होगा, इसके रोटेशन से जो एनर्जी बनेगी, इसके रोटेशन से क्या करेंगे हम, इसके रोटेशन से जो एनर्जी हो रही है उस एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, अपना एडीपी और आईपी को जोड़कर एटीपी बना लेंगे। H प्लस साइन पास करेंगे, ये रोटेट करेगा, इसके रोटेशन के साथ साथ क्या होगा, एटीपी बनना शुरू। H प्लस पास करेंगे, रोटेट करेगा, एटीपी बनेगी, H प्लस पास करेंगे, रोटेट करेगा, एटीपी बनेगी। तो ये हम यहां पर करने वाले हैं अपने ईटीएस के अंदर। हमारा मेन एम जो है एटीपी का ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एटीपी बनाने का जो मेन हमारा मैकेनिज्म होगी वो यही होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा H प्लस आयन स्टोर कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इन H प्लस आयन को यहाँ पर स्टोर कराने के लिए यहाँ पर कुछ अलग मैकेनिज्म बना रखी है। क्या मैकेनिज्म बना रखी है, वही मैकेनिज्म आपकी ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके पास। क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास है। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ रखा रहता है बच्चे, तो अगर हम बात करें हमारी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए दोबारा बना लो, ये जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सिस्टम में यहाँ पर 4 लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया है, 4 लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इन चारों से मिलकर ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है और हर कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ एलिमेंट है। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास, सेकंड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास होगा थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को आप एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पास कराएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के पास करने के दौरान ही क्या होगा, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जो H प्लस आयन है वो मैट्रिक्स से उठा उठाकर हम भरना शुरू कर देंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या करेंगे, H प्लस आयन को उठाकर भरना शुरू कर देंगे। और वो कब भरा जाएगा, जब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास होगा, इस पास होने के दौरान कुछ ऐसे इवेंट चलेंगे। क्या चलेंगे, इसी की हमें पूरी डिस्कस करना है, इसी की डिटेल स्टडी करनी है। और इन इवेंट के दौरान क्या होगा, इस H प्लस आयन को उठा उठा के कहाँ डालना शुरू कर देंगे, हम अपने इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में डालना शुरू कर देंगे। और ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चेन चलती रहेगी, H प्लस आयन उठा उठा के मैट्रिक्स से हम डालना शुरू कर देंगे और ये H प्लस आयन आपके आते रहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में और चेन चलती रहेगी। और ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे खूब ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस यहाँ पर चले आएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, एटीपी जनरेट होगी, जो मैंने आपको बताया। F0 पार्ट जो है वो रास्ता प्रोवाइड करेगा, F1 पार्ट रोटेट करेगा, उसके रोटेशन के साथ ही क्या होगा, एटीपी बनना शुरू हो जाएगी। अब हमें जो मेन देखना है वो इन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करना है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिए पहले। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसमें कौन आता है, इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज FMN, NADH डिहाइड्रोजिनेज है आपका। कॉम्प्लेक्स सेकंड में कौन है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है या फिर इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन आएगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स फोर्थ कौन बना रहा है, तो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर यहाँ पर होते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में कौन है हमारा, ये हमारी एटीपेज जो अभी मैंने बताया, जिसके F0 और F1 पार्टिकल है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसको बोलते हैं हम एटीपेज को, ठीक है। आप देखते हैं सर ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स अरेंज है और ये कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम, ये पहले सबसे पहली बात, ये सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ रखे हुए हैं, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, कहाँ रखे हैं, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ईटीएस कहाँ चल रही है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रखा है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा थर्ड वाला है, ये हमारा सेकंड वाला है और ये हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और ये लास्ट हमारा ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। देखो लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर वो देखते हैं हम। तो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये क्या करेगा बच्चे, इसका काम क्या है, देखो
जो हमारे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गई, इसको आप देख सकते हो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हो बच्चे, इसको ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पे ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन हो गई सर ये, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, ये देखिए ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये जो स्पेस यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे बीच में इनर मेम्ब्रेनस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। और ये क्या होगी, मैट्रिक्स, ये देखो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर, तो ये मैट्रिक्स दिखा दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। अब देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए। तो मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने क्रेब्स साइकिल देखी थी, क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ था, NADH बना था क्रेब्स साइकिल में, हाँ सर क्रेब्स साइकिल में बना था, लिंक रिएक्शन में बना था, जो भी बने थे वो सब यहीं पर पड़े हुए, ठीक। अब ये जो यहाँ पर NADH पड़ा हुआ है, इस NADH को क्या करेंगे, इस NADH को दोबारा से हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं NAD+ में, ताकि दोबारा से वो जो प्रोसेस चल रहे हैं वो चलना शुरू हो जाए। ये तो याद कीजिए, ऐसे ही सारे NAD+ को आपने NADH में कन्वर्ट करता चले गए अगर आप, तो क्या होगा, सारे के सारे NAD+ तो खत्म हो जाएंगे, तो दोबारा जब क्रेब्स साइकिल चलाने की बारी आएगी तो NAD+ कहाँ से आएगा, तो उसके लिए क्या किया गया यहाँ पर, तो NADH को आपने कन्वर्ट कर दिया दोबारा NAD+ में, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे कि नहीं होंगे सर, एकदम रिमूव होंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलते हैं उनको कौन एक्सेप्ट कर लिया, FMN, ये देखो FMN, देख रहे हैं, इसको ले लिया FMN। ये मेरा हमारा NCERT का डायग्राम है बच्चे, NCERT का डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए, ताकि मैं NCERT जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो ये आपका FMN है, FMN क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और FMN को क्यों कॉम्प्लेक्स वन बोला, समझ लिया सर, ये क्या करेगा, ये NADH को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया था NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये NADH से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है, ठीक है। तो इसने दे दिया FMN को, FMN अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FeS है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक। और ये FeS क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे बढ़ेगा, देखिए ये तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इधर का काम अभी देखते हैं अब, ठीक। और ये जो यहाँ पर H+ यहाँ पर जो रिलीज हुआ है, उस H+ को क्या किया, अंदर भेज दिया, कहाँ भेज दिया, ये देखो H+ यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, यानी हमें समझ में आ गया किस तरीके से H+ इकट्ठा होता चला जाएगा। देखिए पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया, H+ इकट्ठा कर लिया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, हाँ सर, आउटर और इनर के बीच में हमने H+ इकट्ठा। आप देखिए ये आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, यहाँ पर ये यूबीक्विनोन को देखिए, देखिए ये है यूबीक्विनोन। यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। हमारे इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये तो कॉम्प्लेक्स 4 है। अब ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम हिले डुलेंगे नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो इनको चाहिए होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर इनको दे दें, इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर इनको दे दें, इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर ऐसे आगे बढ़ाते हुए चले जाए। और जो वो एलिमेंट होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरे कॉम्प्लेक्स को देते हैं, उनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कौन कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं हमारे सिस्टम में बच्चे, 2 हैं, एक हमारा यूबीक्विनोन है और एक है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। अच्छा बच्चे क्यों साइटोक्रोम को ही हम बार बार यूज कर रहे हैं, साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम बी, क्योंकि साइटोक्रोम के अंदर आयरन पाया जाता है सर, और आयरन क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, ठीक है। और इज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपके साइटोक्रोम यूज होते हैं यहाँ पर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के लेन देन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा दिया जाएगा, तो उनके अंदर साइटोक्रोम सी के अंदर जो आयरन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ले भी सकता है और दे भी सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये आपका जो यूबीक्विनोन है और साइटोक्रोम सी है, ये क्या काम करते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरी कॉम्प्लेक्स को देकर आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये पूछा जाता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, यूबीक्विनोन कि यूबीक्विनोल। और हम इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि यूबीक्विनोन था कि यूबीक्विनोल था। तो एक देखो ऑल मतलब अल्कोहल हो गया और एक कीटोन है, ये कीटोन हो गया और ये अल्कोहल हो गया। अब इसको रटने की जरूरत नहीं बच्चे। अब एक बात बताओ, आप कीटोन जो है, कीटोन को तो आप रिड्यूस कर सकते हो, कीटोन को आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल को किधर लेकर जाओगे, कितना पीछे लेकर जाओगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करेंगे दोबारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक। तो आज के बाद आपको नहीं भूलना है, ठीक है। ऑन है, यूबी क्यूनॉन है, ऑन मतलब कीटोन वाला है, इसीलिए ये पीछे भी जा सकता है और एक स्टेप आगे भी आ सकता है। पीछे जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, आगे आएगा फिर कीटोन बन जाएगा वो। अगर वो अल्कोहल हो जाएगा फिर पीछे कहाँ जाएगा सर? हमारी सीरीज तो यहीं बंद हो जाती है सर, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर काम कौन करेगा यहाँ पर? यूबी क्यू नॉन, ठीक है। और दूसरा कौन है बताओ यहाँ पर? ये साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी भी क्या कर रहा है यहाँ पर? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा यहाँ पर। देखते हैं ये क्या काम करते हैं, इधर देखो। तो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? यूबी क्यूनॉन ने। और ये देखो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लेकर आगे आया, और आगे लाकर इसने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया बताओ? कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन है? साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम C1 है, देखिए। और इनके बीच में भी है, इससे उठाकर इसको देने वाला। देख लो चुपचाप नवाबी है, बैठे हैं चुपचाप ये लोग, है ना। नवाबी है, कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो गए अभी ये, ठीक। तो अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनॉन, देखो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहाँ से उसने उठाया, यहाँ लाकर दे दिया, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास किया जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 जाएगा। अब साइटोक्रोम C1 से फिर देखो इलेक्ट्रॉन को उठा लिया, किसने उठा लिया? साइटोक्रोम C ने। अभी तो बताया था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम C। और ये उठाकर क्या करेगा? इसको उठाकर कहाँ लेकर आएगा? देखिए यहाँ पर लेकर आया, इसने लेकर आया, किसको दे दिया? साइटोक्रोम। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास लेकर चला आएगा। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर क्या होते हैं? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये देखो कॉपर सेंटर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 कॉपर सेंटर यहाँ पर होते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं कि 2 कॉपर सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? ये साइटोक्रोम C ने क्या किया बताओ? इलेक्ट्रॉन को उठाया और लाकर किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे दिया। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इसको किसने रिसीव किया? कॉपर ने रिसीव किया। कॉपर ने उठाकर साइटोक्रोम A को दिया, साइटोक्रोम A3 पे गया, फिर कॉपर दूसरा जो कॉपर सेंटर है उसके पास गया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ठीक है। तो इस दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर कर दिया इधर इसने यूबी क्यूनॉन ने, और इसके पास जो हाइड्रोजन था उसको कहाँ भेज दिया इन्होंने? ये देखिए अंदर भेज दिया, किसके अंदर? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो यहाँ पर फिर आपका क्या हुआ? H+ आयनिक स्टोर हो गया, ठीक। फिर ये देखो, अब इसको तो भूल ही गए आप, कॉम्प्लेक्स सेकंड को तो भूल ही गए। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है आपका? FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ये FADH2 डिहाइड्रोजिनेज किसका लेगा? तो FAD को, ये FADH2 को FAD+ में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि FAD+ की भी तो जरूरत है बच्चे, ठीक है। तो FADH2 को ये FAD+ में दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए उठा कर ले आया, ये कहाँ लेकर आ गया? कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स सेकंड ने उठा लिया इलेक्ट्रॉन, और इस कॉम्प्लेक्स सेकंड से उस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? ये देखो उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया यूबी क्यूनॉन ने। और किसको ले जाकर दे दिया? यहाँ देखिए ये रास्ता चल रहा है इधर, यूबी क्यूनॉन ने उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको? कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिया। और कॉम्प्लेक्स थर्ड इसके भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। और ये हाइड्रोजन आयन इसने कहाँ डाल दिया? ये देखिए इसका जो हाइड्रोजन आयन था उसको इन्होंने अंदर डाल दिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो इस तरीके से एक बात हमको समझ में आई क्या? देखो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने भी थर्ड को दिया, सेकंड ने भी थर्ड को दिया, फिर थर्ड किसको देगा? थर्ड फिर आगे चलकर फोर्थ को देगा। और थर्ड और फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? साइटोक्रोम C कर रहा है। क्या कर रहा है? साइटोक्रोम C। तो एक काम हम साइटोक्रोम C का कुछ और भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? साइटोक्रोम C ने क्या किया बताओ? कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन उठा लिया, और किसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन उठाया जा रहा है मतलब क्या किया जा रहा है? उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। इस साइटोक्रोम C ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठा लिया उन्होंने। तो साइटोक्रोम C को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज करने वाला, ठीक है। और इस साइटोक्रोम C ने ये जो इलेक्ट्रॉन उठाया है इसको कहां उठा के डाल दिया बताओ? कॉम्प्लेक्स फोर्थ में डाल दिया। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में अगर इसने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ का क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इसने रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। इसीलिए हम साइटोक्रोम C को एक नाम और दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फोर्थ रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स फोर्थ रिडक्टेज। अब सर आप नाम छोड़िए, हम अपने आप से देते रहेंगे, ठीक, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, नाम अपने आप हम देते रहेंगे। देख रहे हैं बच्चे? तो इस तरीके से क्या होगा, देख लो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता चला जा रहा है और H+ आयन स्टोर होते चले जा रहे हैं। देख रहे बच्चे? देखिए यहाँ पर भी एक H+ आयन आपने अंदर भेज दिया, यहाँ पर इस स्टेप में, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में भी आपने क्या किया? बाहर से H+ को उठाकर अंदर डाल दिया। 2 H+ यहाँ पर, 4 H+ यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर H+ आयन बढ़ते हुए चले जाएंगे अंदर।
और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप चलेगा वैसे वैसे H प्लस आयन बढ़ते चले जाएंगे। और जब यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ से पास होना चाहिए। उसके वहाँ तक जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होकर आ रहा है, देखो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन पास होकर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का इसके बाद क्या होगा बच्चे, इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया गया। किसने ले लिया इस इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ने। देखो तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इधर से लेगा, H प्लस को इधर से लेगा, फाइनली ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है और पानी बना रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर पानी बना रहा है। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं सर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से, H प्लस इधर से, प्रोटॉन इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से, तो हाइड्रोजन ही तो ले रहा है ना ये फाइनली तो। और हाइड्रोजन लेकर क्या कर रहा है बताओ, H2O बना रहा है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन लेकर H2O बना रहा है। तो हमारी एनसीईआरटी इसको बोलती है कि इट इज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। लेकिन अगर पूछा जाए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तब भी कह देना कौन, ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइकिल से जो चलते हुए आ रहे हैं बच्चे ना, इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। अब हमें समझ में आया सर कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और कहीं भी ऑक्सीजन का काम देखा ही नहीं हमने। कहीं देखा क्या आपने, क्रेब्स साइकिल में कोई ऑक्सीजन नहीं यूज हुई, लिंक रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन नहीं यूज हुई, ग्लाइकोलिसिस की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुद ही में एनारोबिक स्टेप है एक, ठीक। तो अगर हम देखें पूरा स्टेप हो गया, कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, तो ऑक्सीजन यूज कहां पर होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल स्टेप में यूज हो रही है। और वो क्या काम कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो आंसर आएगा टिक करना आप, ठीक, दोनों मैंने बता दिया आपको। और क्या बनाएगी, पानी बनाएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, फाइनल स्टेप में आने के बाद भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गई है, क्यों, क्योंकि देखो बच्चे ये यहाँ से फाइनली क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते रह रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तभी तो ये साइकिल चल रही है। और ये साइकिल चल रही है इसीलिए तो बार बार ये NAD प्लस FAD+ बन रहे हैं और वो दोबारा यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर केवल ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइकिल बंद, और ये साइकिल बंद तो NAD प्लस FAD+ तुम्हारा, तो एक बार जो NADH2 FADH2 बन जाता, दोबारा वो NAD प्लस FAD+ में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दोबारा प्रोसेस नहीं चल पाता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और इस तरीके से क्या कर रहा है, वो पूरी साइकिल को चलाता है। और इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहां से आ रही है, वो इस ऑक्सीजन की वजह से आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इनको फाइनली क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए पूरी चेन चल रही है और ये मूव करते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए हमारी ऑक्सीजन जो है हाईली यूजफुल है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रोल है इसका हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, देखो इधर तो ये वाटर बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया। और इसी प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पर H+ इकट्ठा हुए, उन H+ का हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में जो H+ इकट्ठा हुए, उन H+ को हम फिर क्या करते हैं, जैसे इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसके रेस्पेक्ट में, इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, पहले यही बताया था मैंने। तो ये क्या होंगे, अभी H+ क्या होंगे, पास करना शुरू कर जाएंगे, कहां से, तो F0 पार्ट जो है, F0 पार्ट इसको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करेगा। और F1 क्या करेंगे, देखो ये F1 ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट करके क्या करेगा, ये हर दो H+ आयन, हर दो H+ के आयन के पास होने के बाद एक बार रोटेट करेगा और एक ATP बना कर देगा। हर दो H+ पास करेंगे, एक बार रोटेट करेगा, एक ATP बना कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम चलता रहेगा। यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं बच्चे, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो एक NADH2 होता है, ठीक है, वो 3 ATP बनाकर देता है जब जाता है ETS में। और जब एक FADH2 जो आपका है, जब वो ETS में जाता है तो वो 2 ATP बनाकर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप यही समझ सकते हो। देखो ATP ETS में जो ATP का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ, कितना H+ इकट्ठा हुआ है। जितना ज्यादा H+ इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा ATP बनेगी, क्योंकि ATP का बनना तो देख ही रहे हो आप, H+ के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हर दो H+ मूव कर रहा है, एक ATP बन रही है, हर दो H+ मूव कर रहा है, एक ATP बन रही है, ठीक है। तो यहां पर हमसे अगर पूछा जाए कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 3 ATP एक NADH2 बना सकता है या फिर एक FADH2 2 ATP बना सकता है, तो यहां देखो बच्चे, जब NADH2 आ रहा है ETS में, देखिए यहाँ पर जब NADH2 यूज में आ रहा है हमारे, तो NADH2 क्या कर रहा है, यहाँ पर 4, ये तो है ही है, तो ये 3 जगह पर देख रहे हो H+ आयन को स्टोर कर रहा है, 3 जगह, 3 बार H+ आयन स्टोर हो रहे हैं जब NADH2 आ रहा है, तो मतलब ज्यादा H+ आयन स्टोर हो रहा है, ठीक। और वहीं जब आपका FADH2 आएगा तो FADH2 सोचो एक यहाँ पे करेगा, एक यहाँ पे करेगा, तो ये FADH2 आएगा तो कम H+ स्टोर कर पाएगा, और कम H+ स्टोर कर पाएगा तो कम ATP बनाएगा। और NADH2 वहीं आ रहा है तो क्या कर रहा है, ज्यादा H+ आयन स्टोर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 पॉइंट पर 3 जगह पर स्टोर कर रहा है।
तो ज़्यादा H प्लस स्टोर कर रहा है ज़्यादा ATP बनाएगा, ये कम H प्लस स्टोर कर पा रहा है तो कम ATP बनाएगा। ठीक है।